गाइज, आज की इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है रवि। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र। गाइज, पिछले 2 दिनों से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो गाइज, आप हेडिंग लगा लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जनन तंत्र। गाइज, इस चैप्टर की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र के बारे में। गाइज, पिछली 2 क्लासों में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूं। हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है, फिर गाइज जनन जो होता है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है भैया अलैंगिक जनन। इस अलैंगिक जनन में हमने अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ी और गाइज दूसरी क्लास में हमने पढ़ा भैया नर जनन तंत्र के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र के बारे में। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास। अगर आपने पहले की 2 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि भैया इस चैप्टर की ये तीसरी क्लास है, आपको समझ में आएगा पर बहुत कम आएगा। तो इसलिए मैं आपसे फिर वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाओ इसकी 2 क्लास देखो। चलो भाई, अगर आपको यही पढ़ना है तो पढ़िए। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। गाइज, ये सब तंत्र होता है जिसमें मादा में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, मादा जनन अंगों का विकास होता है। ऐसे तंत्र को कहा जाता है बेटा मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको बता दूं बेटा, इस तंत्र में कुछ अंग होते हैं जिनके बारे में भैया हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि इस तंत्र में मादा जनन तंत्र में हम पढ़ते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रमुख अंग की, यानी कि इस तंत्र का जो प्रमुख अंग है वो कौन सा है? तो वो है भैया अंडाशय। वो कौन सा है? वो है अंडाशय। और बेटा इसी अंडाशय में किसका निर्माण होता है? इसी अंडाशय में भैया अंडाणु का निर्माण होता है। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, तो बेटा आपको क्या बताना है कि भैया अंडाशय है। और इसी अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और देखिए बेटा, अब बात करते हैं इसके कुछ सहायक अंग है बेटा इस तंत्र के, उनके बारे में, जिनमें बेटा सबसे पहले आता है अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका या फिर डिंबवाहिनी नलिका, और आप इसे इंग्लिश में कहते हो फ्लोपियन ट्यूब। बेटा इसी में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डायग्राम की सहायता से भी समझेंगे और ऐसे भी समझने वाले हैं। उसके बाद में आता है गर्भाशय। इस गर्भाशय को बेटा बच्चा दानी भी कहा जाता है। और जो बेटा बच्चा होता है वो 9 माह सर्वाइव भैया इसी भाग में करता है, गर्भाशय वाले भाग में। एक और है बेटा सहायक अंग, उसका नाम है गर्भाशय ग्रीवा। ये बेटा मैं आपको बता दूं प्रसव की क्रिया में सहायक होता है और ये गर्भाशय का मुख वाला भाग होता है। एक बार आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा है, जिनमें से एक ऑप्शन था भैया गर्भाशय और 3 ऑप्शन थे नर जनन तंत्र के, जिसमें से आपको राइट आंसर ये करके आना था।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा है भैया योनि, जिसे आप वेजाइना भी कहते हो, कोई दिक्कत। इसके अलावा बेटा बात करें तो मादा जनन तंत्र में इन अंगों के अलावा कुछ ग्रंथियां होती है जो भी भैया इस तंत्र में सहायक होती है, तो उन ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, एक होती है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि, मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रंथि होती है ये भैया योनि जो होती है महिला में, जो वेजाइना होती है, इसकी दीवारों पर होती है दोनों तरफ, और ये एक पारदर्शी द्रव का स्रावण करती है जो कि भैया योनि को या वेजाइना को नमी प्रदान करती है। ये होती है बेटा बार्थोलिन ग्रंथि। और इसके अलावा एक होती है बेटा स्तन ग्रंथि। ये जो स्तन ग्रंथि होती है ये हमारे सीने में होती है, चेस्ट में होती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बेटा उसे उसके लालन पोषण के लिए उसको दूध की आवश्यकता होती है, और ये जो ग्रंथियां होती है बेटा स्तन ग्रंथियां, यही भैया दूध बनाती है। आगे हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इन स्तन ग्रंथियों के बारे में, अलग से क्लास लेंगे सेपरेट, उसके बारे में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत। और नंबर 4 पर आता है भैया बाह्य जनेंद्रिया। ये वह भाग होता है मादा में जो भैया आपको बाहर से दिखाई देता है, तो इसके बारे में भी भैया हम अलग से क्लास लेंगे और इसके बारे में बहुत अच्छे से आपसे चर्चा करेंगे। बोलो, तो इतनी कहानी बेटा आपको समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। मादा में पाए जाने वाला यह वह तंत्र है जो मादा में जनन कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है बेटा उसमें सहायक होता है, और मादा जनन अंगों को विकसित करने में सहायक होता है। वह तंत्र है बेटा मादा जनन तंत्र। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंग है बेटा जिनके बारे में आप इस तंत्र में पढ़ते हो, जैसे कि सबसे पहले आता है प्रमुख अंग। बेटा ये मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है, यानी कि महत्वपूर्ण अंग है। नाम है अंडाशय, जिसमें भैया अंडाणु का निर्माण होता है। उसके अलावा कुछ सहायक अंग है जैसे कि अंडवाहिनी नलिका, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि। कुछ ग्रंथियां है सहायक जो है भैया बार्थोलिन ग्रंथि, स्तन ग्रंथियां, और एक होता है बाह्य जनेंद्रिया। ये बेटा वो भाग होता है मादा जनन तंत्र का जो आपको बाहर से दिखाई देता है, जिसके बारे में हम आपको अलग से एक क्लास में पढ़ाएंगे। तो बेटा इस मादा जनन तंत्र की 3 क्लास होगी, जिसमें एक क्लास में हम पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में, अंडवाहिनी नलिकाओं के बारे में, गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय ग्रीवा के बारे में, और योनि के बारे में, या फिर योनि के बारे में आप कह सकते हो कि इसमें पढ़ेंगे। इन चारों चीज़ों के बारे में तो भैया ये जो 4-5 चीज़ें हैं, गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी नलिका, गर्भाशय ग्रीवा और योनि का भी कार्य हम आपको पढ़ाएंगे आज के क्लास में। कल की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे बेटा बाह्य जनेंद्रियों के बारे में, और उसके अगली जो क्लास होगी उसमें भैया हम सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 क्लासों में पूर्ण होगा, और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा डायग्राम समझ लेते हैं कि भैया ये सभी ऑर्गन कहाँ उपस्थित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्भाशय की। गाइज आपने सुना होगा जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय का आकार उल्टी नाशपाती जैसा होता है। कैसा होता है? उल्टी नाशपाती जैसा होता है। छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इस गर्भाशय को क्या कहा जाता है बेटा? बच्चादानी भी कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से भैया गर्भाशय का आकार होता है उल्टी नाशपाती जैसा, ऐसे। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका गर्भाशय। क्या हो गया? गर्भाशय। और ये होता है बेटा गर्भाशय का मुख, जिसे कहते हो आप गर्भाशय ग्रीवा। जिसे क्या कहते हो? गर्भाशय ग्रीवा। और बेटा यहाँ पर खुलती है भैया योनि, जिसे आप वेजाइना कहते हो। ये है योनि, वेजाइना। और बेटा इसको ढके रहने का कार्य करता है कौन? ये बाह्य जनेंद्रिया, जिसके बारे में देखो, बाह्य जनेंद्रिया यह मादा जनन तंत्र का वह भाग होता है जो आपको बाहर से दिखाई देता है। तो वो बेटा यहाँ पे होता है बाहर की तरफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय कुछ इस तरीके से एक संरचना होती है। पहले सक्रिय होती है ये,
पतली होती है, फिर खुली हुई होती है यानी कि फुली हुई होती है, और फिर कोपिका के समान इस तरीके से होती है बेटा, इस तरीके से। और यहाँ पर भैया एक संरचना जुड़ी हुई होती है कुछ इस तरीके से। तो ये वाले जो संरचना, पहले सक्रिय यानी कि पहले पतली, फिर फूली हुई, फिर ये कीपक जैसी संरचना, इसे कीपक ही कहा जाता है। फिर ये आगे से घूमी हुई होती है, और फिर एक संरचना ऐसे लगी हुई होती है, ये अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ होती है, कुछ ऐसे। तो ये वाली जो संरचना है बेटा, इसे कहा जाता है अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका। और इसी में ही क्या होता है बेटा, इसे फ्लोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी नलिका भी कहा जाता है। इसी में ही भैया निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और बेटा ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया, मैं अगले डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, थोड़ी बड़ी होती है, घुमावदार होती है। और यहाँ पर होता है भैया अंडाशय। तो ये क्या है, ये है अंडाशय। तो ये होता है बेटा मादा जनन तंत्र का भाग या डायग्राम। कुछ इस तरीके से आप समझने के लिए ऐसे बना सकते हो। ये उल्टी नासपति जैसी संरचना किसकी दिखाई दे रही है आपको, गर्भाशय की। ये गर्भाशय का मुख है जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। यहाँ पर भैया योनि वाला भाग है, और इस योनि वाले भाग को जो बाहर की तरफ जो दिखाई देता है आपको मादा जनन तंत्र में, वो वाला भाग होता है बाह्य जनेंद्रिय। इससे फ्लोपियन ट्यूब जुड़ी हुई होती है गर्भाशय से। डिंबवाहिका नली जिसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यह होता है अंडाशय। इसी वाले भाग में भैया अंडाणु का निर्माण होता है, और यही हमारा प्रमुख अंग होता है। यह अंडाशय ही बेटा हमारा प्रमुख अंग होता है। अब हम बेटा एक एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय के बारे में। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए बेटा, नहीं होनी चाहिए भैया किसी को परेशानी। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा अगर इससे पहले कि आपने दो वाले भाग नहीं देखे हैं, जो दो भाग मैंने आपको इससे पहले करवाए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर देखो यार। चलो आगे, चले भी आगे। ओके मिटा देता हूं। अब नंबर 1 पर हम पढ़ने वाले हैं भैया किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। ध्यान से समझना बेटा, एक एक चीज एक एक पॉइंट से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भैया नंबर 1 पर बात करते हैं हम अंडाशय की। किसकी? अंडाशय की, जिसे ओवरी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट रुको। यह है भैया गर्भाशय, और इस गर्भाशय का आकार होता है उल्टी नासपति जैसा। यह है गर्भाशय ग्रीवा, और यह वाला भाग है वेजाइना। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, यह है गर्भाशय, यह है भैया गर्भाशय ग्रीवा। ये वाला भाग कौन सा है भैया, यह है योनि वाला भाग, वेजाइना वाला। और इससे कौन जुड़ी हुई थी, इससे जुड़ी हुई थी भैया डिंबवाहिनी नलिका या अंडवाहिनी नलिका। और यहां पर होता है भैया अंडाशय। तो ये क्या है, अंडाशय। और इसी अंडाशय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है भैया, यह है डिंबवाहिनी नलिका या फिर अंडवाहिनी नलिका। डिंब वाहिनी नलिका। सबसे पहले आपको क्या याद रखना अंडाशय में, कि अंडाशय का जो ये अंदर वाला जो पूरा का पूरा भाग है, इस पूरे भाग को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए कि अंडाशय का अंदर का सारा जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। तो मैं पहला पॉइंट ये लिख लेता हूं कि अंडाशय के जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्ट्रोमा।
और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय की जो बाहरी परत होती है वो किस उत्तक की बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना बेटा, अंडाशय के बाहर की जो बाहरी परत होती है, अंडाशय की जो बाहरी परत होती है वो बनी हुई होती है उपकला उत्तक की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अंडाशय की जो बाहरी परत होती है वो उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। देखिए जो उत्तक होता है बेटा वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है संयोजी उत्तक, एक होता है उपकला उत्तक, एक होता है पेशीय उत्तक और एक होता है तंत्रिका उत्तक। तो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अंडाशय की जो बाहरी परत होती है वो किस उत्तक की बनी हुई होती है, तो उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है भैया। इसकी लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। और याद रखना जो अंडाशय होता है ये भैया मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। मैंने आपको बताया था ना, ये मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। और इसमें किसका निर्माण होता है भैया, इसमें भैया अंडाणु का निर्माण होता है। और किस तरीके से निर्माण होता है बेटा, तो मादा जनन तंत्र के बाद में मैं आपको बताऊंगा अंड जनन की क्रिया, जिसमें बेटा हम बताएंगे कि किस तरीके से भैया अंडाणु का निर्माण होता है इस अंडाशय में। जब महिला बेटा पेट में होती है, भ्रूणीय अवस्था में होती है, उस समय ही भैया इस अंडाणुओं का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। हम आपको आगे बाद में अच्छे से समझाएंगे। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है, इसकी बाहरी परत उपकला उत्तक की बनी हुई होती है, अंदर वाला भाग स्ट्रोमा कहलाता है, इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, मादा जनन तंत्र का यह प्रमुख भाग है। इसका निर्माण, ये बेटा अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत। और देखिए गाइस, इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है मेडुला और एक होता है बेटा कोर्टेक्स। जो मेडुला वाला भाग होता है इसमें भैया रक्त वाहिनी होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी होती है मेडुला वाले भाग में। और इसका जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है इसमें भैया अंडपुट्टिका होती है। और ये जो अंडपुट्टिका होती है यही भैया अंडाणु का निर्माण करती है, यही अंडाणु का निर्माण करती है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये है भैया अंडाशय। तो इसमें अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ है बेटा, यहाँ तो होगी भैया ये रक्त वाहिनी, ये रक्त वाहिनी। और इसके किनारों पर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं अंडपुट्टिका को, ताकि आपको अलग अलग समझ में आ जाए। तो यहाँ पे होती है बेटा अंडपुट्टिका। कहने का मतलब इसके किनारों पर तो अंडपुट्टिका होती है और मध्य में होती है रक्त वाहिनी। अंडपुट्टिका किसका निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो अंडाशय वाला भाग होता है इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं बेटा, 2 हार्मोन। एक निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। बेटा इन हार्मोनों से भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि 10th की 12th की, तो वहां भी भैया इस एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य पूछा जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा हार्मोन है भैया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य भी पूछा जाता है। अब बात आती है कि करते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये भैया महिलाओं में किशोर अवस्था के समय निकलता है। और किशोर अवस्था का समय होता है लड़कियों में 11 से 13 वर्ष की उम्र में किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये भैया गर्भाधारण के समय निकलता है, गर्भाधारण के समय निकलता है। इसलिए भैया इसे कहा जाता है गर्भाधारण हार्मोन। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गर्भाधारण हार्मोन कहा जाता है। अब बात आती है कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता क्या है।
तो देखिए बेटा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये महिलाओं में या लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बताता है, जैसे कि आवाज का पतली होना। और बात करें तो भैया, और बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियों का बढ़ना, नितंब का चौड़ा होना, आवाज का पतली होना, कांख में बाल आना, इस वाले क्षेत्र में बाल आना, नर जनन अंगों पर बालों का आना, नर जनन अंगों का विकास होना। बेटा ये सभी लक्षण एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण आते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। वो भैया इस बात को प्रेरित करते हैं कि अब ये लड़की भैया जनन की क्रिया के लिए तैयार हो चुकी है। और जनन की क्रिया क्या होती है? जनन की क्रिया सभी जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें भैया जीव भाग लेकर अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करता है, यानी कि वो मैथुन की क्रिया के लिए अब तैयार हो चुकी है। ये बाहरी लक्षण आपको ये बताते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो मैंने कहा कि ये गर्भधारण के समय निकलते हैं, इसलिए बेटा इसे गर्भधारण हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हार्मोन होता है ये शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। और महिलाओं में आपको पता है हर माह मासिक धर्म चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है भैया, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और बात करें तो भैया महिलाओं में ये यौन इच्छाओं को भी बढ़ाता है। कौन? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये हो गया बेटा आपका अंडाशय का कार्य। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मिटा देता हूं भैया, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, चलिए भैया आगे। ओके, मिटा देते हैं। अंडाशय का काम आपको समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? मादा हार्मोन कौन से हैं? और क्वेश्चन क्या पूछेगा? अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु की बाहरी परत किसकी बनी हुई होती है? अंडाणु जो अंडाशय होता है, अंडाणु के नहीं, अंडाशय की बाहरी परत किसकी बनी हुई होती है? उपकला उत्तक की बनी होती है। अंडाशय का जो अंदर वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? ये सभी क्वेश्चन बेटा आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और टेंशन मत करो, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद में बेटा हम एमसीक्यू सीरीज की क्लास लेंगे आपसे अलग। वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया इस टॉपिक से। वैसे मैंने करा भी रखे हैं, अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, या मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है। नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा डिंबवाहिनी नलिका की, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब की। इसे आप अंडवाहिनी नलिका कह सकते हो, या आप कह सकते हो डिंबवाहिनी नलिका, या आप कह सकते हो भैया फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो बेटा आपको याद करना है अंडवाहिनी नलिका में होती है। इसके बेटा 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है, वो आता है बेटा संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इस्थमस। बेटा यह वह भाग होता है जो भैया गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। गर्भाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है, गर्भाशय से जुड़ा भाग होता है। और बेटा ये थोड़ा पतला होता है, संकीर्ण पथ होता है, पतला पथ होता है, यानी कि ये पतला, पतला तो नहीं कह सकता, क्या कहूँ इसको, इसे मैं कह सकता हूँ कि भैया ये, हाँ पतला है, लिख देता हूँ, पतला पथ होता है, समझ जाना, पतला पथ होता है। इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है बेटा तुबिका, तुम्बिका।
इसे एम्पुला कहा जाता है इंग्लिश में। ये मध्य वाला भाग होता है और भैया थोड़ा फूला हुआ होता है। देखिए ये संकीर्ण पथ आ गया, ये थोड़ा फूला हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये होता है भैया संकीर्ण पथ, फूला हुआ भाग। और नंबर 3 पर आता है भैया कूपिका वाला भाग। ये कूपी का जो भाग होता है बेटा ये जुड़ा होता है अंडाशय से। किससे जुड़ा हुआ होता है? इस अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है बेटा ये वाला भाग। और इसमें एक संरचना होती है बेटा, अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है और इसमें एक संरचना होती है, उस संरचना को कहा जाता है झिल्लरी। झिल्लरी, ये वाली झिल्लरी बेटा ये कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से कार्य करती रहती है ये हमेशा। ये क्या करती है बेटा, जब भी अंडाशय से अंडोत्सर्ज की क्रिया होगी यानी कि अंडा का निर्माण होगा, अंडाशय से बाहर निकलेगा तो भैया उस अंडे को ये जो झिल्लरी होती है ये पकड़ने का कार्य करती है। और ये किससे जुड़ी हुई होती है? ये संरचना कूपिका वाले भाग से जुड़ी हुई होती है। तो संरचना, ये जो झिल्लरी होती है क्या करती है? ये अंडाणु को पकड़ने में सहायक होती है। अंडोत्सर्गिक की क्रिया के समय, अंडोत्सर्गिक क्रिया क्या होती है? अंडाणु, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना, ये क्रिया होती है बेटा अंडोत्सर्ज। अंडोत्सर्ग तो अंडाणु को पकड़ने का कार्य करती है। कोई दिक्कत कब? जब भैया अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेगा तो। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग। यहां पे लिख लेता हूं अंडोत्सर्ग। एक होती है अंड जनन की क्रिया, ओजेनेसिस क्रिया, वो होती है अंडाणु के निर्माण की क्रिया, उसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो ये संरचना होती है बेटा। देखिए इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अब बेटा ये जो अंडाणु होता है इसका निषेचन होगा, तो निषेचन के लिए कहाँ जाता है? डिंब वाहिनी नलिका। मैंने कहा ना कि यह वह भाग होता है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये अंडाणु निकलेगा, इस अंडाणु को कौन पकड़ेगा? ये झिल्लरी पकड़ेगा। और झिल्लरी वाला पकड़ करके भैया किस भाग में आ जाएगा? क्योंकि ये कौन से भाग में स्थित होती है संरचना? कूपिका वाले भाग में। अब इसमें अंदर क्या होता है? कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए ये नली है तो इसमें अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से संरचनाएं लगी हुई होती है जो हर हमेशा गति करती रहती है। इन संरचनाओं को कहा जाता है सीलिया। और इसी सीलिया भाग की सहायता से, इसी सीलिया की सहायता से इस कूपिका वाले भाग से, इस कूपिका वाले भाग से भैया ये अंडाणु कहाँ चले जाते हैं? इस तुबिका वाले भाग में चले जाते हैं, इस तुम्बिका वाले भाग में चले जाते हैं सीलिया की सहायता से। और बेटा इसी तुम्बिका वाले भाग में ये जो फूला हुआ भाग होता है इसी में ही भैया निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी में ही भैया निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भैया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है या फ्लोपियन ट्यूब के किस भाग में होती है, तो भैया बता देना तुम्बिका एम्पुला वाले भाग में होती है। अब देखिए बेटा होता क्या है, यहाँ पर अंडाणु बन करके इस डिंबवाहिनी नलिका के तुबिका वाले भाग में आ गया। अगर उस समय जनन की क्रिया हुई तो बेटा शुक्राणु अंदर आ जाएगा और भैया यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से बेटा शुक्राणु अंदर आते हैं, उसकी टेंशन मत करो। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर शुक्राणु आ गया तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब ये निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है बेटा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु कहाँ से निकलता है? तो मैंने नर जनन तंत्र में आपको बताया था भैया नर से निकलता है और ये वीर्य की सहायता से मादा के योनि भाग तक पहुंचता है मैथुन की क्रिया के समय, ठीक है। और मादा से क्या निकला भैया? ये अंडाणु निकला। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो युग्मनज, निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन की प्रक्रिया के तहत बेटा एक संरचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज या फिर जाइगोट कहा जाता है।
और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो युग्मनज जो जायगोट होता है ये मानव जीवन की पहली कोशिका है। ये भैया मानव जीवन की पहली कोशिका है, मानव जीवन की पहली कोशिका है। इसी कोशिका में बेटा कोशिका विभाजन होगा, आगे जाके बेटा यही भ्रूण बनेगा और यही भैया बच्चा बनेगा। ये पूरे 9 माह तक इसी गर्भाशय में रहते हैं। ये होती है निषेचन की प्रक्रिया, इसमें अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज में जायगोट कहा जाता है। वो मानव जीवन की पहली कोशिका होती है, या फिर आप कह सकते हो मानव जीवन की ईंट होती है। उसी में ही भैया कोशिका विभाजन होता रहता है, वही भैया भ्रूण बनती है और वही भैया बच्चा बनता है, जो पूरे 9 माह तक किस में रहता है, इस बच्चेदानी में, इस गर्भाशय वाले भाग में रहता है। अगर मान लीजिए बेटा शुक्राणु नहीं पहुंचा तो यही अंडाणु भैया थोड़े दिन शुक्राणु का इंतजार करता है। अगर जनन की क्रिया नहीं हुई तो भैया ये क्या करता है, फिर मर जाता है और ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर आकर के चिपक जाता है। अब गर्भाशय की आंतरिक दीवार कौन सी है उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे बेटा। तो वो आंतरिक दीवार पर जब ये चिपक जाता है तो पस पड़ जाता है, थोड़ा सा सूजन सा आ जाता है गर्भाशय की दीवार पर, फिर वो ब्लड की सहायता से भैया थोड़ा 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 करके बाहर आता रहता है, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र कहते हो, शॉर्टकट में एमसीबी बोलते हो। कोई दिक्कत, इसे आर्दो चक्कर भी कहा जाता है। आर्दो चक्कर के समय जो ब्लड बाहर आता है बेटा वो भैया यही आता है, ये अंडाणु गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर चिपक जाता है। टेंशन मत करिए, आर्दो चक्कर के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, या जिसे आप मासिक धर्म चक्कर कहते हो, इसके बारे में अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आगे। तो बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब बेटा बात आती है गर्भाशय की, तो गर्भाशय के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवाऊं बेटा। इस अंडवाहिनी नलिका कह दीजिए आप इसे, या डिंबवाहिनी नलिका कह दीजिए, फ्लोपियन ट्यूब कह दीजिए, बात एक ही है। इसी में भैया फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन, आपस में संलयन निषेचन कहलाता है। और इस निषेचन की प्रक्रिया के तहत एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज में जायगोट कहा जाता है, जो मानव जीवन की पहली कोशिका होती है। इसी से ही भ्रूण बनता है, इसी से ही बच्चा बनता है बेटा। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है संकीर्ण पथ, जिसे स्तंभ कहा जाता है, जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, ये सकड़ा वाला पथ। आगे एक फुला हुआ पथ होता है, जिसे तुबिका कहा जाता है, ये मध्य वाला भाग होता है किसका? फ्लोपियन ट्यूब का। इसी में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नंबर आता है तीसरा वाला भाग, कुपिका, जो अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक संरचना होती है झिल्ली, जो भैया अंडोत्सर्ग की क्रिया के समय भैया अंडाणु को पकड़ने में सहायक होता है। इसमें सीलिया नामक जो संरचना होती है अंदर की तरफ हमेशा गति करती रहती है, जो भैया इस कुपिका वाले भाग से इस अंडाणु को खा लेके आती है भैया तुम्बिका वाले भाग में लेकर के आती है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फिर ये आगे भी होती है, फिर ये गर्भाशय में यही पहुंचाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा किसकी? गर्भाशय की। तो बेटा जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय को क्या कहा जाता है भैया? इस गर्भाशय को कहा जाता है बच्चादानी भी आप कह सकते हो। तो नंबर 3 पर आता है भैया गर्भाशय। गर्भाशय इसे आप बच्चादानी भी कहते हो। देखिए बेटा जो गर्भाशय होता है इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है भैया पेरीमेट्रियम। नंबर दूसरा जो भाग होता है वो होता है बेटा मायोमेट्रियम। और नंबर तीसरा जो भाग होता है वो होता है एंडोमेट्रियम। इसे हिंदी में कहा जाता है परिगर्भाशय। अंतिम वाले को कहा जाता है अंत्यगर्भाशय। अंत्यगर्भाशय और गर्भाशय पेशीय उत्तक कहा जाता है भैया मध्य वाले भाग को। मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि आपको गलत ना बताऊं। यही कहा जाता है गर्भाशय पेशीय प्रति कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? गर्भाशय पेशीय, अंतर्गर्भाशय गलत लिख दिया ना मैंने। गर्भाशय पेशीय
परत। ये 3 भाग होते हैं बेटा। मैंने कहा कि गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है भैया मायोमेट्रियम, एक होता है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को कहा जाता है परिगर्भाशय, मायोमेट्रियम को कहा जाता है गर्भाशय पेशीय परत और एंडोमेट्रियम को कहा जाता है भैया अंतःगर्भाशय। ध्यान से सुनना बेटा, जो बाहरी परत होती है गर्भाशय की वो होती है बेटा पेरीमेट्रियम, जो मध्य वाली परत होती है ये होती है बेटा मायोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम होती है ये होती है भैया अंदर वाली परत। याद रखना प्रसव की क्रिया हम आपको आगे पढ़ाएंगे, प्रसव की क्रिया क्या होती है। प्रसव की क्रिया के समय ये काम आती है गर्भाशय पेशीय परत। प्रसव की क्रिया के समय, और बेटा किशोर अवस्था के समय ये काम आती है। किशोर अवस्था कब स्टार्ट हो जाती है भैया, तो किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है भैया 11 से 13 वर्ष की उम्र में। उस समय ये एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय के आंतरिक परत काम आती है। गर्भाशय के कुछ इस तरीके से भैया आंतरिक परत होती है, ये सबसे बाहरी हो गई, ये बीच वाली हो गई, ये मध्य वाली हो गई, वैसे यहाँ होती है एक बाहरी, एक बीच की और एक मध्य वाली परत। तो ये एंडोमेट्रियम जो होता है ये भैया किशोर अवस्था के समय 11 से 13 वर्ष के समय काम आती है। जो मासिक धर्म चक्कर होता है भैया, इस मासिक धर्म चक्कर के समय जो ब्लड बाहर आता है बेटा वो इसी गर्भाशय की आंतरिक दीवार यानी कि अंदर वाली दीवार के टूटकर जो बाहर जाती है ब्लड के रूप में आपको दिखाई देती है, वो भैया यही गर्भाशय की दीवार टूटकर बाहर आती है। ये बदलती रहती है, ये टूटती रहती है, ये बनती रहती है, इसका विकास होता रहता है बेटा। वो कब टूटती है, जब ये डिम्ब वाहिनी जो नली होती है इसकी, ये जो अंडाणु होता है बेटा जिसका निषेचन नहीं हुआ है, शुक्राणु इसके पास नहीं पहुंचा। अब 11 से 13 वर्ष की उम्र में क्या मिथुन की क्रिया करेगी क्या भाई, फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा क्या, सेक्स हो जाएगा, नहीं होगा भैया, क्योंकि 11 से 13 वर्ष की उम्र में अभी तक तो विकास होना स्टार्ट होता है। लेकिन उस समय बेटा ये अंडाणु बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जनन की क्रिया नहीं हो पाती। तो ये बेटा ये अंडाणु इस गर्भाशय की आंतरिक दीवार से आकर के चिपक जाता है। जैसे ही समय आता है बेटा तो उस समय क्या होता है, ये भैया इस दीवार से आकर चिपक जाता है, यहाँ पर भैया पस पड़ जाता है इस गर्भाशय की आंतरिक दीवार में, यहाँ पर सूजन आ जाता है, एक मोटी सी परत बन जाती है। और भैया जब टाइम होता है, समय होता है, तो भैया ये ही ब्लड की सहायता से, जिसे आप मासिक धर्म चक्कर कहते हो, इसके बारे में हम आप बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो उस समय बेटा ये ब्लड के रूप में बाहर आती रहती है ये गर्भाशय की आंतरिक दीवार। ये होता है बेटा आपका गर्भाशय, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पर बढ़ते हैं बेटा हम। गर्भाशय ग्रीवा के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, यह गर्भाशय का बाहरी भाग होता है, ये गर्भाशय का मुख होता है, बाहरी भाग नहीं होता, ये गर्भाशय का मुख होता है। जब बच्चे का जन्म होता है बेटा तो इसी मुख से होकर बच्चा योनि के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। और मैं आपको बता दूं बेटा, योनि में जब मैथुन की क्रिया होती है तो नर का जो शीशन वाला भाग है वो वीर्य का त्याग इसी योनि वाले भाग में करता है, और फिर वो वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु होते हैं बेटा वो गर्भाशय ग्रीवा की सहायता से गर्भाशय से होते हुए बेटा इसी फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। तो एक ये कार्य होता है। तो गर्भाशय का मुख होता है ये। और मैं आपको बता दूं, शुक्राणु गर्भाशय से होते हुए या फिर शुक्राणु इसी रास्ते से गर्भाशय में होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। ये भैया प्रसव की क्रिया के समय भी काम आता है। ये गर्भाशय क्रिया जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बेटा बच्चा इसी रास्ते से होकर के बाहर निकलता है। नंबर 5 पर आता है भैया योनि, जिसे आप वेजाइना कहते हो। मिथुन की क्रिया संपन्न होती है, इसी में मिथुन की क्रिया संपन्न होती है। और बात करें तो भैया शीशन मिथुन की क्रिया के समय बेटा जो वीर्य होता है वो वीर्य का त्याग, और वीर्य में क्या होता है, शुक्राणु होते हैं बेटा, इन शुक्राणुओं का त्याग इसी भाग में करता है।
शुक्राणुओं का त्याग इसी भाग में करता है। ये हो गया बेटा आपका मादा जनन तंत्र। अब आपका क्या क्या बचा, आपकी ग्रंथियां बची और बाह्य जनेंद्रिय वाला भाग पड़ा, जिसमें से मैं आपको एक ग्रंथि अभी पढ़ा रहा हूं जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो है भैया बार्थोलिन ग्रंथि। ये जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है ये योनि की दोनों दीवारों पर होती है, दोनों दीवारों के किनारों पर होती है, योनि की दोनों दीवारों के किनारों पर होती है। कौन? ये बार्थोलिन ग्रंथि। ये बेटा एक पारदर्शी द्रव का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया? पारदर्शी द्रव का स्रावण करती है। जो भैया जो योनि होती है इस योनि को नमी प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है। अब आपका बचा क्या? बाह्य जनेंद्रिया बची और क्या बचा? और स्तन ग्रंथियां पड़ी, स्तन ग्रंथियां बची, जिनमें से बेटा आज शाम तक या कल सुबह तक क्लास अपलोड कर दूंगा बाह्य जनेंद्रिया की। बचा क्या आपका? स्तन ग्रंथि। तो स्तन ग्रंथि आपको उसके अगली क्लास में पढ़ा देंगे। फिर अंडजनन की क्रिया पढ़ेंगे, किस तरीके से अंडाणु का निर्माण होता है, किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण होता है वो पढ़ेंगे। आर्तव चक्कर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मासिक धर्म चक्कर के बारे में पढ़ेंगे, और प्रसव की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपके लगभग इस चैप्टर में देखो पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ बेटा। आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, इसलिए शिकायत नहीं आनी चाहिए। पहले के जो 2 भाग है बेटा, मुझे थोड़ी जल्दी थी, काम रहता है देखो यार, तो थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ाया था। हाँ, लेकिन आपको जानकारी प्रॉपर दी थी। तो पहले वाले 2 भाग है बेटा, उनको पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा है। मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। आप जरूर देखें, जरूर ज्वाइन करें बेटा हमारे इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।